आपको बता दूं, जो यहाँ पे 90% जो लोग हैं उनने खाली 10% स्टेट लैंड को ऑक्यूपाई किया, 90% लोगों ने, और 10% लोगों ने 90% स्टेट लैंड को ऑक्यूपाई किया। तो आप उनको टारगेट कीजिए ना, जो जिन 10% ने, जो कि क्रीम होती है, जो एक इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, अपने ही लोगों को लेके मालाएं डालना, ज्वाइनिंग कराना, फिर रिज्वाइनिंग कराना, फिर रिज्वाइनिंग कराना, एक किस्म का वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से हमको कोई रिलीफ मिलने वाला है, हमारे जवान को कोई जो है ना रिलीफ मिलने वाला है, हमारे जो मुसीबत ज़दा यहाँ के लोग हैं, गरीब हैं, हो रहे हैं, हमारी बात हो रही है, हमारा जो है ना कोई सुनने वाला है, तो अनडाउटली हम उसका हिस्सा क्यों नहीं बनते। तो हमारे लिए ये जो है ना डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसा कि आपने खुद भी कहा, एडमिट किया, कितने ज़्यादा उतना सोशल वर्क नहीं होता जितने सोशल वर्क ग्रुप्स बन गए। हंदवारा में एक माहौल तैयार किया जा रहा है, आपसी रसाकशी इस टाइम पैदा की जा रही है, एक तानाशाही का बाजार गर्म किया जा रहा है। सियासत सही है, लेकिन एक दूसरे पे ताने कसना, सियासत से बालातर होकर एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद करना, सियासत ठीक है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन अवामी सतह पर इस टाइम दूरियां खड़ी की जा रही हैं, समाज में एक इंतशार फैलाया जा रहा है, एक को दूसरे के साथ टकराया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन का सिलसिला भी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसा अनटोवर्ड पेश आए, फिर इन सियासी जमातों को उस जेल की हवा खानी पड़े। क्या आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से बालातर होकर, इन चीज़ों को बिल्कुल हमें वाला ताक रखकर, इन चीज़ों को असाइड करके हमें सोसाइटी के लिए काम करना, हमें समाज के लिए काम करना, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल कुजूम। नाज़रीन, रूबरू का और एक शुमारा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर यूथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यूथ विंग के जो मीडिया सेक्रेटरी हैं एडवोकेट आज़ाद परवार साहब, जो अपने फ़राइज़ पिछले 15 सालों से लगातार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल खिदमत खलक में पेश रहना इनका एक पेशा है। हम बराह रास्त एडवोकेट आज़ाद परवार से बात करते हैं, क्योंकि सियासी गहमा गहमी जिस तरह से इस टाइम हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सियासी गहमा गहमी है वो पीक पे है। बहरहाल आज बराह रास्त श्रीनगर से आज़ाद साहब लंगे तशरीफ़ आवर हो चुके हैं। हमने मुनासिब समझा कि इससे बात करें। आज़ाद साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम और खुश आमदीद है हेडलाइन स्टूडियो में। सर शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सर, मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूँगा, आपकी वाबस्तगी भी इसी इलाके से है। आज मैं आपसे बराह रास्त ये जानने की कोशिश करूँगा, पिछले 20-25 दिनों से जो सियासी गहमा गहमी इस टाइम चल रही है हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक तिरछा वार चल रहा है, तीरों जैसा वार चल रहा है, जो पहले हुआ करता था, जो 1991 में हुआ करता था, लेकिन वो तहरीक फिर दोहराई गई एक बार। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीसी पे बरस पड़ी है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेशनल। इस पूरी सूरत हाल पे आपका क्या नज़रिया होगा आज सर? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपने हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की और जो रिसेंटली आप जो कुछ मामले हुए हैं उनको लेकर जो आप बात कह रहे हैं, तो देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ और जहाँ तक मैंने इसको पूरा एनालाइज़ किया है, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जमात है वो कुछ पिछले 10-20 दिन से 25 दिन से एक जो है ना एक फेक प्रोपेगेंडा चला रही है। हालांकि मैं खुद भी कुछ चीज़ों का विटनेस हूँ, कुछ जगहों का विटनेस हूँ। अपने ही लोगों को लेके मालाएं डालना, ज्वाइनिंग कराना, फिर रिज्वाइनिंग कराना, फिर रिज्वाइनिंग कराना, एक किस्म का वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसी चीज़ें जो है ना हमारे लिए उतना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। हाँ, डिफेंसिव रहना पड़ता है इंसान को ओब्वियसली। अगर आप कोई ऑफेंसिव हो जाता है तो डिफेंसिव अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, डिफेंसिव रहना पड़ता है। बट मुझे नहीं लगता, और ख़ासकर जो है ना इतनी बड़ी जमात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है पिछले 70 साल से इक़्तिदार में रही है, और फिर देखिए उनको कैसे। तो आप मानते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात है? नहीं, देखिए, अगर बड़ी जमात क्यों नहीं है, आप देखिए 70 साल से उन्होंने ही रूल किया इस पूरे जम्मू कश्मीर को। उस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता ना, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। एक जमात है जो पिछले 70 साल से इक़्तिदार में रही है, जो यहाँ के जो चौधरी साहब हैं, और करीबन 30-35 साल का उनका जो स्टैंडिंग रही है उनकी जो है ना इसमें लेजिस्लेशन में, तो उस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। दैट्स अ फैक्ट, हम उसको एडमिट करते हैं। लेकिन अब देखिए, अब जो है ना उतना एक सियासी करियर होने के बाद और बड़ी जमात होने के बाद भी आपको जब फेक जो है ना प्रोपेगेंडे करने पड़े, तो आप देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, इसका सवाल मेरी तरफ से रहेगा, जो भारत जोड़ो यात्रा इस टाइम शतुमत से जारी है, जो कन्याकुमारी से शुरू हो चुकी है और 13th ऑफ दिस मंथ
اختتام پذیر ہونے والی ہیں سری نگر کے لال چوک میں. اس پوری صورتحال کے سلسلے میں جاننے کی کوشش کروں گا. الطاف بخاری صاحب یا ہماری پیپلز کانفرنس ہو, بالکل انہوں نے کرانہ کشی کی ہے اس بھارت جوڑو یاترا سے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں نیشنل کانفرنس یا PDP کی بات کریں یا کہیں ایک سیاسی پارٹیوں کی بات کریں, انہوں نے براہ راست ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بھارت جوڑو یاترا کا ساتھ دیا. کیوں کر آپ نے اپنا دامن پیچھے بچا لیا اور کنارہ کشی کی اس وجہ سے؟ دیکھیے جہاں تک بھارت جوڑو یاترا کا سوال ہے, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ڈاکٹر صاحب, بھارت جوڑو یاترا جو ہے پچھلے 5 سپٹمبر سے آنورڈ جو اسٹارٹ کی گئی اور چل رہی ہے, ابھی کنکلوڈ ہونے والی ہے سری نگر میں. جہاں تک بھارت جوڑو یاترا کا تعلق ہے, ٹھیک ہے ایک نیشنل لیول پہ ایک اپنے جو ہے نا امیج میک اوور کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو جو ہے نا ایک اپوزیشن اسٹرانگر اپوزیشن بنانے کے لیے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں, دیٹس اے گڈ تھنگ. کیونکہ دیکھیے ابھی آپ کا جو ہے ایک چیز مانی جاتی ہے کہ اگر آپ کو ایک ہیلدی ڈیموکریسی چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ہیلدی اپوزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اگر ہیلدی اپوزیشن ابھی تک اگر انہیلدی تھی اور اپنے آپ کو ہیلدی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, دیٹس اے گڈ موو. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے, دیکھیے ہمارے یہاں پہ کچھ ریجنل ایشوز ہیں, ریجنل ایسپریشنس ہیں. جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں, ریسٹ آف دا اسٹیٹس میں الگ ایسپریشنس ہیں, وہاں کے الگ ایشوز ہیں, یہاں کے کچھ ڈفرینٹ ایشوز ہیں. اگر ہم کو لگتا ہمارے کچھ ریجنل ایشوز کو یا ریجنل ایسپریشنس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان چیزوں میں کوئی ان بھارت جوڑو یاترا سے ہم کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے, ہمارے جوان کو کوئی جو ہے نا ریلیف ملنے والا ہے, ہمارے جو مصیبت زدہ یہاں کے لوگ ہیں, غریب ہیں, آپ دیکھیں آئے دن یہاں پہ آرڈرز پاس ہوتے رہتے ہیں, کبھی یہ آرڈر کبھی وہ آرڈر, ان سب چیزوں کو لیتے اگر کوئی بھی ہم کو لگتا ہے کہیں کوئی ریلیف ہم کو مل رہا ہے, کوئی چیز ہم کو مل رہی ہے, کہیں پہ ہم پروٹیکٹ ہو رہے ہیں, ہماری بات ہو رہی ہے, ہمارا جو ہے نا کوئی سننے والا ہے, تو انڈاؤٹلی ہم اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے. بٹ دس از سم تھنگ فار ڈفرینٹ. دیکھ لیجیے جب آپ دلی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے نا ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے لیے BJP اور کانگریس دے آر دا 2 sides آف دا سیم کوائن. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ BJP اور کانگریس کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ کر سکتے ہیں کسی چیز, ہاں ریسٹ آف دا اسٹیٹس میں ہو سکتی ہے, ریسٹ آف دا اسٹیٹس میں کانگریس کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے, BJP کو الگ نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے, بٹ یہاں کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے, یہاں کا ریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے مجھے نہیں لگتا ہے, کسی بھی سے آپ پوچھ لیجئے, مجھے نہیں لگتا ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کر پائیں گے. یہ بالکل ہمارے لیے دلی ہے, ویدر اٹ از BJP اور کانگریس. پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں 2001 سے پہلے کی میں بات کروں, جب بھی کوئی ناانصافی, جب بھی کوئی انٹوورڈ ہوتا تھا تو کشمیر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز شور گل مچاتے تھے, وہ سڑکوں پہ آتے تھے. خصوصاً میں اپنے اس لنگیٹ قانون انجینئر رشید کے حوالے سے بات کروں, یا اگر ہم ہندوارہ کی بات کریں, وہاں پہ بھی کئی ایسے سیاسی رہنما تھے جو سامنے آتے تھے. لیکن آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل 317(35)A جب ہمارا جو اسٹیٹ لینڈ یا گاس چرائی کی بات کریں, اس کو لوگوں سے بالکل واپس لیا جا رہا ہے. کافی سارے رولز ریگولیشنز پاس کیے جا رہے ہیں آئے روز. اس حوالے سے کوئی سیاسی پارٹی سامنے نہیں آ رہی. پیپلز کانفرنس کا بھی کوئی ایسا سٹینڈ سامنے نہیں آیا اس حوالے سے. نہیں سر, دیکھیے پیپلز کانفرنس کا بالکل فرسٹ اینڈ فارموسٹ اسٹینڈ پیپلز کانفرنس نے لیا ہے. شاید آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹ اور پریس نوٹس پہ کیا بیان بازی چل سکتی ہے. ہماری پارٹی واحد پہلی پارٹی ہے جنہوں نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو لے کے ایک ریپریزنٹیشن LG صاحب کو دی, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سجاد غنی لون صاحب. اس میں باضابطہ ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے. دیکھیے جہاں تک لینڈ انکروچمنٹ کا تعلق ہے, آپ خود بھی دیکھیے, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہوگا انڈاؤٹلی یہاں پہ لینڈ انکروچمنٹ ہوئی ہے. لیکن ہماری پارٹی کا اسٹینڈ انکروچمنٹ کو لے کے یہ رہا, ہماری ریکویسٹ بھی یہی رہی ہے. ہمارا جو انتظامیہ سے اس وقت بھی آپ کی وساطت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے, جو آؤٹ آف نیسیسٹی اگر کسی نے انکروچ کیا ہے, پوزیس کیا ہے کوئی چنک آف لینڈ, کہیں پہ مکان بنایا ہے, کہیں پہ دکان بنائی ہے, ان کو ہیومینیٹیرین اپروچ سے دیکھنے کی ان چیزوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ نہیں ہے, ان کی آؤٹ آف نیسیسٹی ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہے, کسی چیز کو لے کے آپ کا انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کچھ بیچار کوئی غریب ہے, اس نے جسٹ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا مطلب میں نے اس کو آکیپائی کیا ہوا ہے, وہ بالکل ایک جو ہے نا بے خبری میں جگہ دیکھ لی اور انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. اگر آپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو, آپ گھر مطلب غریبوں کو جو IAY اسکیمس, مختلف اسکیمس کے تحت آپ ان کو گھر بنانے کی PMY کی طرح یا اندرا آواس یوجنا ہے, ان کو گھر بنانے کے لیے آپ اسسٹ کرتے ہو, فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہو, پھر آپ انہی گھروں کو توڑنے کی کیسے بات کر سکتے ہو؟ آپ کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا, آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. لینڈ گریبر از سم تھنگ ڈفرینٹ, اور جو آؤٹ آف نیسیسٹی اگر کسی نے پوزیس کیا دیٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. اور میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں, جو یہاں پہ 90% جو
लोग हैं उनने खाली 10% स्टेट लैंड को ऑक्यूपाई किया, 90% लोगों ने, और 10% लोगों ने 90% स्टेट लैंड को ऑक्यूपाई किया। तो आप उनको टारगेट कीजिए ना, जो जिन 10% ने, जो कि क्रीम होती है, जो एक इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस कुछ उनके नाम भी सामने आए, उनने जो 90% लैंड को जो है ना जस्ट फॉर टू मेक देमसेल्व्स उनकी लाइफ को लग्जरीज बनाने के लिए उनको ऑक्यूपाई किया, उनका आप टारगेट किया। उन बेचारे गरीबों को तो छोड़ दीजिए, उसको डिफ्रेंशिएट किया। हालांकि एलजी साहब ने उसमें वर्बल कुछ डायरेक्शन भी दी थी, लेकिन हमारी यही गुजारिश थी इसमें आप रिटन एक डायरेक्शन पूरे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना इशू कीजिए, ताकि वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, कैटेगराइज कर पाएँ। खास सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर में एक सूरत हाल बनी है, पता नहीं बनाई गई है कि बनी है, आप खुद उन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। इस टाइम काफ़ी सारी सिविल सोसाइटीज़ का वजूद अमल में लाया गया है। इस टाइम काफ़ी सारे NGOs ग्राउंड पे नाच रहे हैं, मतलब एक भरमार हो चुकी है इस टाइम पूरे ग्राउंड पे। जो सिविल सोसाइटीज़, सोशल वर्कर्स की एक भरमार देखने को मिल रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो सूरत हाल है वो अब से अबतर है। हर एक गली में कचरे के ढेर, हर एक पानी का जो ज़ख़ीरा होता है उसमें गंदगी पड़ी होती है, हर एक टावन जहाँ पे बिल्कुल न लाइटिंग सिस्टम ना और कुछ, बिल्कुल दरहम बरहम पड़ा है। जो लोग अपने आप को सिविल सोसाइटीज़ के जो फ़ख्र से कहते हैं कि मैं सिविल सोसाइटी का मेंबर हूँ, काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बगैर रजिस्ट्रेशन से इस टाइम काम कर रहे हैं। लेकिन सिविल सोसाइटीज़ का काम होता है लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करना, लेकिन उसके बरकत अगर आप खुद मुवाज़ा करोगे, अगर आप खुद देखोगे ग्राउंड लेवल पे क्या सूरत हाल है, आपके सामने है लंगे टाउन की सूरत हाल या आपके सामने हंदवारा टाउन की सूरत हाल। जब तक न सोशल मीडिया के ज़रिए कोई भी डिमांड, कोई भी समाज की कोई ख़तरनाक ऐसी वबा हम अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचे, तब तक उसका कोई सद्भाव नहीं होता है, तब तक वो गंदगी वहाँ से हटती नहीं है, तब तक उस पानी को बचाने के लिए कोई सामने नहीं आता है। ये रुझान बनता है। मैं खुद पिछले 3-5 सालों से बात कर रहा हूँ, जब तक मैं किसी बुरी काम को बिल्कुल अपने इस सोशल मीडिया के ज़रिए अरबाब इक़्तिदार तक पहुँच, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन भी सामने नहीं हो। क्या हुआ इस सोसाइटी को? क्या आप समझते हो कि सोशल वर्कर्स बिल्कुल अपना काम भूल चुके हैं या वो नाम के सोशल वर्कर्स रहे? देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपने सूरत हाल 2019 ऑनवर्ड्स बेसिकली मैंने यही चीज़ आपसे इससे पहले भी मार्ज कर रहा था जी। जो 2019 से पहले जो यहाँ का सेटअप था और उसके बाद जो है ना ऑल टुगेदर यहाँ का सेटअप चेंज हो गया। जो भी ये छोटे छोटे इशूज़ हैं ना, मैंने कहा ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट हर लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक आम इंसान का और उसके रिप्रेजेंटेटिव का एक ईजी एक्सेस होता है। जो एक्सेस, देखिए, अगर आपको कोई बात पहुँचानी है ज़िला इंतज़ामिया तक, जो भी यहाँ हुक्मरान है, तो आपको अनडाउटली या तो सोशल मीडिया आपको करना पड़ता है या कोई और वे मोड ऑफ जो है ना कम्युनिकेशन आपको यूटिलाइज करना पड़ता है। इन केस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, मैंने कहा, एक बिल्कुल विदाउट बैरियर्स एक ईजी एक्सेस होता है बिटवीन अ कॉमन मैन एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कही इनकी बात, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की बात की, ठीक है, दैट्स गुड। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि सोशल वर्क होता नहीं है या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते नहीं हैं, बट मुझे लगता है कि इसमें जो है ना इतना ज़्यादा सैचुरेशन आए दिन, जैसा कि आपने खुद भी कहा और एडमिट किया कि इतने ज़्यादा उतना सोशल वर्क नहीं होता जितने सोशल वर्क ग्रुप्स बन गए। तो ए काइंड ऑफ कंपटीशन जैसे इनमें भी भरा पड़ा। मुझे नहीं लगता है, मुझे खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है, इधर इट इज़ बीइंग डन और समथिंग एल्स, बट मुझे लगता है कि बजाय इसके कि मैं सोशल ग्रुप कोई बनाऊं या सिविल सोसाइटी ग्रुप बनाऊं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं अगर कोई सोशल वर्क खुद करूं इंडिविजुअली, अगर मैं छोटा ही कोई सोशल हल्का सा कोई काम कर पाता हूं, मुझे उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंस्पायर्ड कि मैं कोई ग्रुप बनाऊं और फिर ग्रुप बना के मैं अपना जो है ना पब्लिसिटी करूं एंड ऑल दिस। किसी से आपकी वसादत से रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है, बजाय इसके कि आप कोई सोशल वर्क ग्रुप बनाएं, सिविल सोसाइटी ग्रुप बनाएं, आप खुद जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, छोटा सा, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा कारनामा करें, आप छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, वही छोटी छोटी चीज़ें जमा होकर बड़ी हो जाती हैं। मैं जानने की कोशिश करूँगा, चूँकि हंदवारा में एक माहौल तैयार किया जा रहा है, आपसी रसाकशी इस टाइम पैदा की जा रही है, एक तानाशाही का बाजार गर्म किया जा रहा है। सियासत सही है, लेकिन एक दूसरे पे ताने कसना, सियासत से बालातर होकर एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद करना, सियासत ठीक है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन अवामी सतह पर इस टाइम दूरियां खड़ी की जा रही हैं, समाज में एक इंतशार फैलाया
गिराया जा रहा है, एक को दूसरे के साथ टकराया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन का सिलसिला अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसा अनटोवर्ड पेश आए, फिर इन सियासी जमातों को उस जेल की हवा खानी पड़े। क्या आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से बालातर होकर, इन चीज़ों को बिल्कुल हमें वाला इताक रखकर, इन चीज़ों को असाइड करके हमें सोसाइटी के लिए काम करना, हमें समाज के लिए काम करना, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस पूरी सूरत हाल के हवाले से एज यूथ मीडिया सेक्रेटरी आपकी क्या मैसेज रहेगी अपने वर्कर्स से और दूसरी जमातों से? सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जहाँ तक आपने की जो ये सवाल आपने पूछा, मेरा ये मानना है और मेरा पूरा यकीन है इस बात का, चाहे पॉलिटिक्स हो या कोई ऑल फील्ड हो, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, आपकी किसी चीज़ को लेके एक राय हो सकती है, मेरी उसी चीज़ को लेके अलग एक राय हो सकती है। बेहतर यह है कि मैं आपकी राय की कदर करूं और आप मेरी राय की कदर करें, रिस्पेक्ट करें अपनी आइडियोलॉजीज़ की, अपनी डिफरेंट ओपिनियंस की। हाँ, आप जो भी चीज़ करते हैं उसको आप तहज़ीब के दायरे में आप कीजिए। तहज़ीब के दायरे में कोई भी चीज़, कोई भी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, आप उससे जो है ना अपना स्टैंड रख सकते हैं, बट तहज़ीब के दायरे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे सियासत हो या कोई और फील्ड हो, बिलखुसूस सियासत, क्योंकि इसमें आपका जो है ना एक लोगों के साथ तालमेल होता है। तो यहाँ पे आपको तहज़ीब के दायरे में हर फील्ड में, मतलब हर फील्ड की बात करता हूँ, बिलखुसूस सियासत में, क्योंकि आप तहज़ीब के दायरे में बाहर रह के जो है ना आप लोगों का इत्मीनान और एतमाद नहीं जीत सकते। हाँ, लेकिन जहाँ पे फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऑफेंसिव हो जाता है, तो हमें फिर डिफेंसिव होना पड़ता है, उसका जवाब देना पड़ता है, डिफेंसिव होना पड़ता है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।